मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनली आईएएस में। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे आने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का एक पेट प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमें दिया है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का है और इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना का एम है कि भाई जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका को छोड़ के सारे जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप है, वहाँ तक या तो रोड की सहायता से या फिर मैरीटाइम मतलब जो ओशियन है उसके थ्रू कनेक्टिविटी की जा सके। तो ये चाइना का एम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया है। हमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। चाइना का एम जो है वो है कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ तक पहुँचने की चाइना का जो एम है कि या तो रोड के थ्रू या फिर मैरीटाइम ओशियन सीज इनके थ्रू पहुँच सके। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है कि इंडिया ने जो है रिसेंटली BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको ज्वाइन किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंडिया कभी भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के फेवर में नहीं है। चाइना तो चाहता ही है कि इंडिया ज्वाइन कर ले, चाइना बार बार बोलता है इंडिया आओ ज्वाइन कर लो, बट हमारे कुछ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। इंडिया ने बोला है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2, न तो एक और न ही दो, ये इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप ओनली आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगर मैप के थ्रू भी देखेंगे तो यहाँ पे ये चाइना, और चाइना देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में पहुँचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ फिर अफ्रीका में, फिर पूरा इसने यूरोप को भी कवर कर लेना चाहता है और फिर यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट को तो ये कवर करना चाहता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। एक पक्षी के बारे में दिया, एक बर्ड के बारे में दिया है, नारकोंडम हॉर्नबिल्स के बारे में जो है वो दो स्टेटमेंट दिए हैं। दोनों स्टेटमेंट हमें चेक करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है दे आर एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अभी ये देखिए नारकोंडम हॉर्नबिल्स, अगर हम इसमें से नारकोंडम हटा दें तो क्या बचा? हॉर्नबिल बचा। हॉर्नबिल जनरली कहाँ पाए जाते हैं? जनरली नॉर्थ, हमारा जो ईस्ट है जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, वहाँ पे हॉर्नबिल पाए जाते हैं। किसी को ये डाउट हो सकता है कि भाई नारकोंडम हॉर्नबिल्स भी जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में मिलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। नारकोंडम हॉर्नबिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नारकोंडम, क्योंकि नारकोंडम जो है वो अंडमान में है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि ये जो IUCN वाली जो कंजर्वेशन लिस्ट है उसके अंदर नारकोंडम हॉर्नबिल का जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा था तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जिनको हिंदी में हल करना है सवाल वो यहाँ पे दाईं तरफ से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये नारकोंडम पक्षी है, इसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को PDF फॉर्मेट में ओनली आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओनली आईएएस लेकर आ रहा है तेजस 2021 प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच। जिन लोगों को लगता है कि अभी भी उनकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। ये बैच 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। आप video.onlyis.in पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद से रिलेटेड हमें 3 जो हैं वो दिए हैं। ठीक है, अगर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, अब यहाँ पे देखिए वर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से हमें समझ आता है कि भाई इस काउंसिल का कोई ना कोई काम ऐसा होगा कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ काम होगा। ठीक है,
स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं कि भाई ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बोला है स्टेटमेंट में। और गवर्नमेंट ने जो है देश जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद तुरंत बाद इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 1958 के अंदर जो है हमने एस्टेब्लिश जो है वो किया था। ठीक है, यहाँ पे तो 1958 तो काफ़ी साल बाद आता है, देश 1947 में आज़ाद होता है, तो ये स्टेटमेंट जो वो गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि इस प्रोडक्टिविटी काउंसिल का काम है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। देश में जो इंडस्ट्रीज हैं, देश में जो बाकी जो काम जो हैं, धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, उनमें कैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, कैसे जो है वो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, इस सब को लेकर इसका काम रहता है। रिसर्च वगैरह ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल करती है। ठीक है, ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंदर ये आती है। ये एक टाइप की जो है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 हमें दिया है कि ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ये टोक्यो बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा जो एनपीसी है वो ये एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। तो हमारे स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। जिन्हें हिंदी में हल करना है वो यहाँ दाएं तरफ से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप पीडीएफ ओनली एस की वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, इसमें दिया एक वर्ड दिया हुआ इन स्पेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड। तो ये इन स्पेस क्या चीज़ है, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, इन स्पेस, अब स्पेस दिया है तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई ये स्पेस से रिलेटेड कुछ है, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, अभी क्या है कि भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका एक फोकस चल रहा है कि जो इसरो जो है हमारा ISRO, इसरो को जो है वो फोकस करना चाहिए मैंड मिशन पे, यानी कि हम जो है वो अंतरिक्ष में, स्पेस में जो है वो फ्लाइट भेजें, वहाँ पे ह्यूमंस भेजें। ठीक है, इस तरीके से इसरो का फोकस है। उसके अलावा इसरो अभी देखोगे तो अब बहुत सारे काम करता है, जैसे कि सैटेलाइट बनाना, सैटेलाइट को लॉन्च करना। तो भारत सरकार ये सोच रही है कि ये जो बाकी जो काम है, ये छोटे मोटे काम है, सैटेलाइट बनाना, ये सब करना, इन सबको डाइवर्सिफाई किया जाए। सिर्फ इसरो के ऊपर ये जिम्मेदारी ना रहे कि भाई सैटेलाइट बनाना है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट का एम है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी जो है वो हमारी जो स्पेस की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर पार्टिसिपेशन का जो है वो मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इन स्पेस नाम की एजेंसी जो है वो क्रिएट की गई है। इन स्पेस एजेंसी ये क्या करेगी, ये जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस में एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है, उनको हैंड होल्डिंग करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट ए, जिनको हिंदी में हल करना है वो यहाँ दाएं तरफ से हल कर सकते हैं। तो इसका जो है वो आंसर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पे आपको मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, मारीच से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अभी मारीच जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये मारीच क्या है, ये टॉर्पेडो है, टॉर्पेडो सिस्टम है। ठीक है, टॉर्पेडो है। टॉर्पेडो क्या होता है, जो हमारी सबमरीन्स वगैरह होती हैं, जिनको हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं, तो पानी के अंदर अंदर चलती है, अंडर वाटर चलती है। तो ये एक टाइप से जो है वो अटैकिंग सिस्टम होता है टॉर्पेडो। मतलब अगर कोई मान लीजिए कि दुश्मन कहीं से अटैक करे, अंडर वाटर कहीं से अटैक करे, तो टॉर्पेडो जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ से मिसाइल है या कोई जो है वेपन कहाँ से आ रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये मारीच से रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए, मारीच को बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि मारीच के पास जो है वो एबिलिटी है कि जो आने वाला जो एनिमी का जो वेपन है उसको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया की सबमरीन में ये मारीच जो है हमने फिट कर दिया। अब पाकिस्तान की कोई नेवी की कोई सबमरीन है, पाकिस्तान नेवी की, वो भी अपना कोई एक वेपन लॉन्च कर देते हैं हमारी जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास जो है वो मारीच जो है वो हमने फिट किया हुआ है, तो मारीच क्या करेगा, पाकिस्तान जो नेवी का
कोई भी अगर वेपन आएगा तो उसको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा ये, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब उसकी डायरेक्शन उधर से चेंज हो जाएगी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी, वो धीरे हो जाएगा और ये मारीच जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट है कि जो भी आने वाला जो भी वेपन है, जो भी शत्रु है, एनिमी है, उसको ये जो है वो डाइवर्ट कर देगा। सेकंड है कि भाई हमने इस जो ये सिस्टम है इसको रशिया से किया है, ठीक है, इंपोर्ट किया है, क्योंकि हम रशिया से बहुत सारे जो है वो वेपन सिस्टम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे गलत है, हमारा जो DRDO है, जो रक्षा अनुसंधान वाला जो है, उन्होंने इसको बनाया है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है, गलत है, हमें यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया है। यहाँ पे जिनको हिंदी में हल करना है वो हिंदी में हल कर सकते हैं और स्टेटमेंट ए सही है। PDF आपको वेबसाइट से मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इश्यू हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऑनली ऐसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।